हेल्थ केयर, जब ये शब्द आप लोग सुनते होंगे तो सबसे पहले शायद दिमाग में आते होंगे मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, वो टेंशन जो आप एक हॉस्पिटल में देखते हैं। लेकिन हेल्थ केयर सिर्फ मशीन्स तक या पेशेंट्स तक या दवाई तक सीमित नहीं है। हेल्थ केयर जुड़ा है हमारी और आपकी जिंदगियों से, और इसीलिए जब हम हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं तो हमें चाहिए होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हेरिटेज हॉस्पिटल का नाम सुनते हैं, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा लेगेसी हॉस्पिटल जिसने न सिर्फ पेशेंट्स और अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के दम पर, अपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के दम पर लोगों के दिल में जगह बनाई है, बल्कि एक जाना माना नाम बन गया है उनके उन पेशेंट्स को और उस लाइफस्टाइल को ट्रीट करने की एक तरीके से भी। तो आज हम डॉक्टर ऋचा राय से बातचीत करने जा रहे हैं, जो है डायरेक्टर ऑफ हेरिटेज हॉस्पिटल्स। वेलकम टू आवर चैनल मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋचा, शुरुआत अगर करें तो वो हेरिटेज हॉस्पिटल की जर्नी से पहले मैं आपकी जर्नी से भी शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि लेगेसी एक बिजनेस चल रहा है लोगों के दिमाग में कि हेरिटेज हॉस्पिटल का नाम बन चुका है, ये लेगेसी चलती चली आ रही है। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई और आप हेल्थ केयर में किस तरीके से आने के लिए मोटिवेट हुई, ये सब कुछ आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआत इसकी हुई in the year that I was born actually. So 1994 में जो अब 30-31 years हो गया है. So this was started by my father, Dr. सिद्धार्थ राय. फर्स्ट हॉस्पिटल हम लोगों का वाराणसी में था, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका पे। वो उस एरिया का सबसे पहला, उस समय बनारस में कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था. So at the time, Heritage was the first multi-speciality hospital where everything was available under one roof for the public of Banaras and Eastern UP. तो वहाँ से शुरू हुआ, कई सारे उसके बाद माइलस्टोन्स अचीव किए। पहला कार्डियक प्रोसीजर हुआ, पहला रीनल ट्रांसप्लांट हुआ बनारस का, पहला 3 टेस्ला MRI उस एरिया का हमने सेटअप किया। तो करते करते ऑफ कोर्स बनारस की पब्लिक और बनारस एंड सराउंडिंग की पब्लिक में वी वर एबल टू मेक प्लेस फॉर आवरसेल्व्स। उसके बाद अबाउट 2015 में माय फादर ही सेट अप द मेडिकल कॉलेज विच इज़ हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो शुरुआत उसकी 150 सीट से हुई थी, जहाँ पे 150 स्टूडेंट्स पढ़ के डॉक्टर्स बनते थे। आज वहाँ पे 200 सीट्स हैं। वी हैव अबाउट 80 सीट्स जहाँ पे पीजी की जो सीट्स होती हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी और सारी ब्रांचेस में। अब वहाँ पे सारी सर्जरी आपकी कैथ लैब सेटअप है, कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांट, मतलब सारी प्लास्टिक सर्जरी, सारी हाई एंड सर्जरीज और प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पे। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम लोग एक ऑन्कोलॉजी का सेटअप वी आर ब्रिंगिंग ओवर देयर, जो 200 बेडेड सेपरेट ऑन्कोलॉजी के लिए, कैंसर के लिए सेंटर एक होगा। तो उसमें वो भी फुल्ली फर्बिश्ड होगा, अभी दैट इज़ अंडर प्रोग्रेस। साथ साथ वी हैव सेट अप दिस हेरिटेज हॉस्पिटल्स नोएडा, जो हमारा फर्स्ट फोरे है इन दिल्ली NCR। सो दिस इज़ 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 119 नोएडा में। एंड आर कोर कॉम्पिटेंसीज एज वी से यहाँ पे है ऑफ कोर्स क्रिटिकल केयर, बिकॉज हमने ये रियलाइज़ किया कि इस एरिया में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की एक बहुत बड़ी डिमांड थी, विच वी आर होपिंग टू फुलफिल। एंड then of course other super specialities like your cardiology and gastroenterology and हम लोग यहाँ पे aesthetics और जो वो wellness वाला part होता है medicine से related, वो भी we are taking care of that also over here. Okay. So that has been the journey of the group. We are also working with the government, wherein we are running 5 mother and child hospitals, 100 bed each के बनारस के सराउंडिंग एरियाज़ में, आपके मिर्ज़ापुर में, भदोई में, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, इन सब में हम लोग, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है पब्लिक के लिए, और हम गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं इट्स 5 सेंटर्स में। तो कमिंग बैक टू नोएडा, अभी मैं आई एम ओवर हियर, सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड। अभी हम लोगों को हार्डली 1.5-2 महीने हुए हैं हमारा सॉफ्ट लॉन्च किए हुए, बट
Thankfully, we've got a very good response. We've got more than 400 people that have gotten treatment done in our emergency department अब तक. We've also already done one angioplasty हम लोगों की अभी recently हुई थी. We've done a delivery here. We've done, हम लोगों की यूरोलॉजी में सर्जरी हो चुकी है. पेशेंट्स तो मतलब अब धीरे धीरे वो फुटहोल्ड जो वहाँ का है, धीरे धीरे वी आर बिल्डिंग ओवर हियर एज वेल. रचा, आप हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी, या बीइंग अ गर्ल फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर ये हेल्थ केयर की बातें होती होंगी, या ये पूरा माहौल होगा जहाँ पर हेल्थ केयर का, ये डिसीजन ये फैमिली से एम्बाइब्ड है या फिर सच में हेल्थ केयर में ही आना था? आई थिंक दोनों ही होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बचपन से जो देखते हो, दैट इट्स कॉल्ड कंडीशनिंग, वेयर व्हाट यू सी इज काइंड ऑफ. तो मेरा माइंड मेरा धीरे धीरे ओवर टाइम, बिकॉज आई ग्रू अप अराउंड हॉस्पिटल्स, तो वो एक कंफर्ट स्पेस भी बन जाता है, तो वो भी था. फिर मतलब मैं भी डैबल कर रही थी. आई टुक बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी, विच वॉज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बट इवेंचुअली आई एंडेड अप inclining more towards medicine. फिर मैंने MBBS किया. I went to DY Patil Bombay, and thereafter again there was a choice that whether I want to get into purely clinical post graduation or a more administrative. So at the time I took a more I wanted to do a little bit more macroscopically, मतलब मुझे healthcare में रहने का मन था. Rather than one-on-one seeing patients, I wanted a more kind of a holistic view. तो मुझे लगा कि health administration MHA में एक दोनों का एक it's a unique blend of both, where you're getting to be with patients in the industry also, and you're getting to do business that is of health. Yes. तो जब हम बात करते हैं कि आपने इस तरीके का रूट चुना हेल्थ केयर में आने के लिए, विच इज़ नॉट वन ऑन वन विद द पेशेंट्स, कोई एक गैप नज़र आया? क्योंकि जब एक डॉक्टर पेशेंट से इंटरेक्ट करता है तो वो सिर्फ पेशेंट्स तक जाता है. यू सेड यू वांट अ होलिस्टिक व्यू ऑफ दिस. तो जब आपने इस व्यू को देखा, अभी आपने अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड किया है इस पूरे व्यू को देखते हुए, या फिर इन लोगों के बीच रहते हुए, इस इंडस्ट्री में रहते हुए, कोई एक गैप जिसे आपको लगता है कि भरना ज़रूरी है, जो हेरिटेज हॉस्पिटल के थ्रू आप भरने की कोशिश कर रहे हैं? डेफिनेटली. एक्चुअली बिकॉज मैंने दोनों साइड्स अब देख लिया है. जैसे मैं जब खुद मेडिकल स्टूडेंट थी, तो मैंने अपनी इंटर्नशिप BHU में की थी. तो वो एक जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ there are it's full of patients, they are waiting in line, patients come to BHU, दूर दूर से आते हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं, वहाँ रुकती हैं, कुछ दिन वेट करती हैं, डॉक्टर्स को दिखाती हैं. And the other side of the table, what it entails to build a good team of doctors, what it entails to keep your team very very encouraged कि हमेशा पेशेंट फर्स्ट मान के ही आपको काम करना है. फ्रंट ऑफिस स्टाफ हो गया, या इवन आपका क्लीनिंग स्टाफ हुआ, बिकॉज हेल्थ केयर एक बहुत अलग सा बिजनेस है. इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिंपैथी एंड टू हैव दैट एम्पैथी. यू हैव टू, एज मच एज इट इज़ अ बिजनेस, इट हैज़ टू बी अबाउट द पेशेंट. तो मुझे ऐसा लगा कि अभी भी ऐसे हॉस्पिटल्स की नीड है जो बहुत हाई एंड ना हो, और बिल्कुल जो एक गवर्नमेंट सेटअप का क्राउड, मतलब जो एक वो होती है ना, जो वहाँ पे जो वॉल्यूम्स होती हैं, उसके बीच का एक वी नीड सम हॉस्पिटल्स, बिकॉज देर आर पीपल जो प्रेफर करते हैं प्राइवेट सेटअप्स में जाना, लेकिन अगर वो कभी कभी बहुत बड़ी प्राइवेट सेटअप्स में जाते हैं तो वहाँ अपने आप को खोया हुआ पाते हैं. दे फाइंड देमसेल्व्स वेरी लॉस्ट. So with Heritage, what we aim to do is to give them the best of facilities, but at the same time to give them a more boutique feel. My staff here, every time a patient comes, is they will address them by their names, by अच्छा मैम आप कैसे हैं, how is your son, how is this. तो वो एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो lost हो गया है हेल्थ केयर में, where people have that detachment now. वो केयर जो फैमिली डॉक्टर्स होते थे और जो बहुत स्पेशलाइज सेंटर्स हैं, वो एक तो बहुत ही क्लोज था और एक थोड़ा सा डिटैच हो गया है. तो दैट मिडिल स्पेस वेयर यू स्टिल गिव
all the high-end treatments, but maintain that little bit of a personal touch to it. I think that is what we are aiming to do with our hospital over here. ऋचा, आपसे बात करते हुए ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम चेंज हो गया है, क्योंकि एक टाइम था जब हमने ये भी कहते हुए सुना है कि हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर को तो लोगों ने बिजनेस बनाना शुरू कर दिया है, और आज हम बात ही इसकी कर रहे हैं कि हेल्थ केयर हैज़ बिकम अ बिजनेस। लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस के बीच का जो गैप है, जो हमने अभी आपसे समझा, वहाँ पर जब बात आती है आपकी या आप जैसे और लोगों की जो यहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं या इस पूरी इंडस्ट्री में लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्वालिटी और कॉस्ट के बीच का ये बैलेंस कैसे बनता है? क्योंकि जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात आती है तो कई बार हमने सुना है बहुत महंगा है, हम नहीं जाएंगे, इससे तो अच्छा सरकारी में करा लो। तो उस आम आदमी तक ये रीच पहुँचाने की कैसे स्ट्रैटेजी बन रही है? देखिए, हम लोगों की भी अलग अलग सेटअप्स होते हैं जो अलग स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को केटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों का जो मेडिकल कॉलेज है बनारस में, वहाँ पे हमारी सारे प्रोसीजर्स सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे होते हैं। द कॉस्ट आर एज लो एज योर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल। हम लोग वहाँ पे 300 बेड्स कम्प्लीटली फ्री रखते हैं फॉर पेशेंट्स दैट कांट अफोर्ड। वी डू डिलीवरीज वहाँ कम्प्लीटली फ्री होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आपके हाई एंड प्रोसीजर्स भी बहुत किफ़ायती रेट्स पे होते हैं वहाँ पे। तो दैट इज़ फॉर दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बट एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल, यहाँ हेरिटेज हॉस्पिटल नोएडा जो है, दैट इज़ मोर अ लिटिल बिट सर्विसेज आपको थोड़ी वो पेशेंट्स उस तरीके के भी होते हैं यहाँ पे, हमने जो देखा है, दैट वांट द सर्विस। दे वांट अ नाइस रूम व्हेन दे एंटर, they want a clean atmosphere when they enter, and they are वो एक जो hospitality और hospital का blend होता है, वो that is what we are trying to do over here. So the rates are not going to be obnoxiously high, fair pricing होगी, but उसके लिए आपको वो quality भी मिलेगी। अगर आप हम यहाँ की बात करें तो हमने हमारा हेरिटेज एज अ ग्रुप में हमने अपने इक्विपमेंट्स में कहीं पे भी वी डोंट होल्ड बैक, वी नेवर हम कहीं पे भी सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, बिकॉज ये वाली चीज़ें पेशेंट्स को नहीं पता चलती हैं। अब फॉर अ पेशेंट, अ ब्लड टेस्ट इज अ ब्लड रिपोर्ट इज अ ब्लड रिपोर्ट, बट देर आर डिफरेंट मशीन्स दैट हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी दैट गिव यू दैट ब्लड रिपोर्ट। वो हमारे साइड में वो वी नो एज डॉक्टर्स ऑल्सो, माई फैमिली इज ऑल्सो अ डॉक्टर, सो वी नो वॉट इज द बेस्ट फॉर द पेशेंट। कैथ लैब अगर आप देखो तो एक कैथ लैब सेटअप कर सकते हो आप विद इन 1 to 2 CR also, and it goes up till 10 CR. A patient doesn't necessarily know that, but the difference is that in a good machine जो exposure होता है radiation का वो बहुत कम होता है, so immediate उससे फर्क नहीं पड़ेगा, but long term में that equipment is far superior than the one that you're getting in a lower price. So our philosophy has always been that we never cut costs where it matters. इक्विपमेंट्स में जो चीज़ डायरेक्ट पेशेंट के हित के लिए होती है उसमें कभी भी नो कटिंग कॉस्ट्स, दैट क्वालिटी शुड ऑलवेज बी स्टैंडर्ड। बट कीपिंग इन माइंड हेल्थ केयर को बिजनेस वाली जो हम लोग बात कहते हैं, एंड ऑफ द डे सी नो मार्जिन नो मिशन। if I am running a hospital and I am not able to break even, I won't be able to run the hospital for very long. So I am going to give a very good service and I am going to give it at fair prices. That means ना मैं lose कर रही हूँ ना patient lose कर रहा है. So that has kind of been our philosophy. And ये क्योंकि ये this is more of a corporate hospital side, तो इसका वो होगा. medical college का एकदम अलग वो होता है, protocols होता है. रचा, 2 फेजेस हमने देखे हैं इस समय. एक प्री कोविड-19 था और एक पोस्ट कोविड-19 है. कोविड-19 के समय में हमने वो जद्दोजहद देखी, हेल्थ केयर जहां पर सबसे ज्यादा अहम हिस्सा बन के उभरा. अब कोविड-19 के बाद क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की फैसिलिटीज प्री कोविड-19 चल रही थी वो बदल गई हैं, देखने का नजरिया बदल गया है हेल्थ केयर को? क्या कुछ बदलाव आए हैं आपकी नज़र से? डेफिनेटली मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो लोगों में
एक बदलाव ज़रूर आया है। आजकल हर इंसान, बहुत तो नहीं बोलूँगी बिकॉज अभी भी पीपल डू टेक देयर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, लेकिन हर इंसान थोड़ा ज़्यादा अब अपने हेल्थ के बारे में, अपनी एक्सरसाइज करने के बारे में, योगा करने के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस है अब। तो वो एक डेफिनेटली एक चेंज लोगों में आया है कि अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाना, या खाने में किस तरीके का क्या खाना है, कौन सा तेल खाना है, उसके बारे में अब ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस अब ज़्यादा ओपनली हो रही हैं और ज़्यादा एक्सेप्ट हो रही हैं। इस इंडस्ट्री में भी क्या बदलाव आया है, जिस तरीके से Definitely- facilities होती थी पेशेंट्स के लिए? डेफिनेटली आया है, और अभी और भी बहुत आना है। जैसे हम कहते हैं कि हेल्थ केयर को एक रिएक्टिव इंडस्ट्री बन गई है। रिएक्टिव से मेरा मतलब है कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो हॉस्पिटल जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग भी जो कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ केयर को एक प्रोएक्टिव इंडस्ट्री बनाने का। प्रोएक्टिव से मेरा मतलब है कि अब हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक हिस्ट्री है, मान लो कोई हिस्ट्री नहीं भी है, तो आपको बेसिक अपने हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए। लेकिन यदि किसी के फैमिली में कोई स्पेसिफिक ऐसा हिस्ट्री है हेल्थ केयर का, तो उनको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलके वो स्पेसिफिक टेस्ट का ट्रैक करना चाहिए। क्योंकि आप बीमारी को ख़त्म तो नहीं कर सकते हो कम्प्लीटली, लेकिन अगर आप उसको समय से जान पाओ तो आप उसको एक बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो एक तो वो चीज़ है कि प्रोएक्टिवली कर रहे हैं लोग। दूसरी चीज़ है कि अब एक थोड़ा वो होलिस्टिक केयर वाला भी एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा लोगों में जागरूक हुआ है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, इंक्लूडिंग फिजिशियन, सब में, कि पेशेंट को और ये पहले भी होता था, मतलब आई वुडंट से कि नहीं होता था, अब थोड़ा सा उसका मात्रा ज़्यादा है कि पेशेंट को दवाई देने के साथ साथ लाइफस्टाइल की क्या मॉडिफिकेशंस होनी है। आपको इतना वॉक करना चाहिए, आपको इतना फाइबर इनटेक लेना चाहिए, आपको इतना ये वाला ऑयल लेना चाहिए, आपको इतना थोड़े समय मेडिटेशन करना चाहिए। वो सारी चीज़ों पे भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, और लोग भी थोड़ा इस पर ज़्यादा रिसेप्टिव हो रहे हैं, सुन रहे हैं उस बात को। जी। यूपी जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वाराणसी से हेरिटेज की भी जर्नी शुरू हुई है, अब नोएडा में आप एक्सपैंड कर रहे हो, एंड आई बिलीव कि आगे एक्सपेंशंस के और भी प्लान होंगे। यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से आप बदलाव देखते हो? जब ये जर्नी शुरू हुई थी, आपने शुरुआत से इस पूरे माहौल को देखा है, और आज के समय में क्या कुछ बदल गया है? यूपी में मैं ये, जैसे मैं हेरिटेज की ही जर्नी में देखूं तो अभी तक काफ़ी टाइम तक ये कॉन्सेप्ट था कि जो आम जनता थी वो तो ठीक है, जो वो वहाँ पे दिखाती थी अपने आप को, और जो उसको जांच मिल पाती थी वो लेती थी। लेकिन जो भी थोड़ा सा अफोर्डिंग कैटेगरी में होता था, वो किसी भी थोड़ी सी परेशानी के लिए वो फिर बाहर दिल्ली मुंबई जाना प्रेफर करते थे। कि अब वो मैं थोड़ा डिफरेंट देख रही हूँ, क्योंकि अब उस तरीके की फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। तो अब मतलब हम लोग हेरिटेज में, जैसे हम लोग अपने कॉलेज में बोलते हैं कि अब दिल्ली बॉम्बे से हम लोगों को यहाँ लाके उनकी ट्रीटमेंट उनके अच्छे कॉस्ट पे करेंगे। बनारस वैसे भी इतना पीपल कम देयर टू ट्रैवल, तो हम लोगों का ये वो है कि अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ पीपल फ्रॉम देयर विल कम टू अस एंड गेट देयर ट्रीटमेंट्स डन, बिकॉज अब डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, अभी भी हम लोगों का मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। लेकिन ये एक डेफिनेटली मैंने एक ये चेंज देखा है। और मैंने ये भी देखा है कि जो स्मॉलर टाउन्स या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो लोग हैं, उनमें भी पहले से थोड़ा सा ज़्यादा अब कॉन्शियसनेस आई है हेल्थ की। अभी भी सबसे ज़्यादा आप वो मेट्रो सिटीज़ में ही देखते हो कि लोग कॉन्शियस हैं, या लोग अपना एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं, या मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन इवन इन स्मॉलर सिटीज़ दैट शिफ्ट वी कैन स्लोली सी दैट इट्स कमिंग। एंड देन ऑफ कोर्स क्योंकि यूपी ओवरऑल डेवलप हो रहा है, हम लोग की रोड्स बेटर हो रही हैं, हम लोगों का अप्रोच, पहले बनारस में आने की फ़्लाइट्स बहुत कम होती थी, नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो वो एक कनेक्टिविटी हो रही है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी एक एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव होती है। ओके, तो जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात आती है, तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकते हैं? अभी और ज़्यादा स्कोप है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में?
डेफिनेटली आई थिंक प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ओनस ऑन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ यूपी विल लाई विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स। बात थोड़ी सी हेरिटेज की भी करेंगे रचा। किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, कितने बेड्स हैं अभी जो नोएडा में आपने नया एस्टैब्लिशमेंट किया है उसमें, क्योंकि वाराणसी के बारे में आपने हमें शुरुआत में बताया। अब यहाँ पर किस तरीके की स्पेशलिटीज़ हैं, कितने बेड्स हैं, पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करता है? तो हम लोगों का ये अबाउट 100 बेडेड हॉस्पिटल है। हम लोग मल्टी स्पेशलिटी हैं, मतलब हम लोग आपको सारी सर्विसेज अंडर द सेम रूफ प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर हम शुरू करें तो सुपर स्पेशलिटी से आपकी हमारी कैथ लैब है, तो कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी भी होती है। हम आगे समय के साथ हम कार्डियोथोरैसिक सर्जरी भी स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी शुरू होगा। वी हैव अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जो आपकी पेट की बीमारियाँ होती हैं उसका यूनिट है पूरा। हमारा एक डायलिसिस सेटअप हुआ है, तो नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, आपकी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज जो होती हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज वो सारी हैं, गायनेकोलॉजी, बाकी आपकी जो पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, वो सारी सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। हम लोगों का एक और ख़ास फोकस क्रिटिकल केयर पे है। तो हम लोगों की ऑलमोस्ट 1/4 जो हम लोगों के बेड्स हैं वो हमारे आईसीयूज़, मेडिकल, सर्जिकल, कोरोनरी केयर यूनिट, एचडीयू, इसमें स्प्लिट है। हमारा एक स्ट्रॉन्ग टीम है इंटेंसिविस्ट्स का हमारे पास। तो ओवरऑल हम अपने लोकेशन और यहाँ की नीड को देख के हमने ये समझा कि इस तरीके का एक सेटअप की बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे। तो वी वांट टू बी इस एरिया का नेबरहुड हॉस्पिटल्स, बट विथ ऑल द स्पेशलिटीज़ ऑफ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड हाई एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर अभी? अभी हमारी टीम अबाउट 30+ डॉक्टर्स की है, और बिकॉज अभी एक ही महीना हुआ है तो धीरे धीरे और टीम ऐड हो रही है। जी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके की पॉलिसीज़ का गवर्नमेंट इस समय दावा कर रही है, उसने इस तरीके की इंडस्ट्री को, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को पर्टिकुलरली और बढ़ावा देने का काम किया है? डेफिनेटली जैसे अगर हम जो सबसे पहली चीज़ हेल्थ केयर में जो आती है दिमाग में व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिसी इज़ द आयुष्मान भारत स्कीम। तो मैंने खुद देखा है कि आयुष्मान भारत हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैज़ बिन सच अ बून, इतना हेल्पफुल रहा है पेशेंट्स के लिए। क्योंकि जो लोग बिल्कुल नहीं अफोर्ड कुछ भी कर सकते थे, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, बट वहाँ पे ऑफ्टन हम लोगों का इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वहाँ वेटिंग बहुत लंबा होता था। तो वो अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आके एक प्राइवेट केयर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली। तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ा, इट हैज़ बिन अ वेरी बिग बून फॉर द सोसाइटी जो हमने अभी तक देखा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट कहती है कि जब हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, अभी हम ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी बन चुका है हेल्थ केयर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे फिट बैठता है इस इंडस्ट्री में, और क्या फायदा हुआ है आपको, ऐसा लगता है हेल्थ केयर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फायदा हुआ है? देखो हेल्थ केयर तो एक पिलर है किसी भी कंट्री का, तो एज एन इंडस्ट्री इट हैज़ टू बी सपोर्टेड। और हाँ, मुझे डेफिनेटली लगता है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है। जैसे नोएडा में भी जो ऑक्शंस हुए थे और जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो प्लॉट्स का दिया गया था, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। बिकॉज काफ़ी सारे जो रोड ब्लॉक्स अदरवाइज आते, अगर कोई खुद प्राइवेट प्लेयर खुद करना चाहे तो उसमें कई सारे रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से आप यू आर एबल टू सेट अप, एक सर्टेन टाइम में आप सेटअप भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो अपनी फैसिलिटी को, जो पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। हेल्थ केयर सेक्टर की अभी सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय, अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो क्या होगी ऋचा? क्योंकि बहुत समय बदल चुका है, पेशेंट्स की ज़रूरत बदल चुकी है, तो क्या इंडस्ट्री की ज़रूरत भी बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। मुझे लगता है कि एज वी मूव फॉरवर्ड
हम लोग टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रही है, कई सारी ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं कि अब कोडिंग के लिए टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है। तो हेल्थ केयर में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी कंप्लीटली टेक ओवर कर लेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ वी कैन वर्क। तो बेटर पेशेंट क्लिनिकल आउटकम्स, बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव आउटकम्स, ज़्यादा पर्सनलाइज्ड केयर। आजकल लोग और हम लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि हर इंसान के पे आप एक कट कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट नहीं चलती है। हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान का वो सेम, दो लोगों के बीच में वो सेम मेडिसिन कैन बी इफेक्टिव फॉर वन, कैन नॉट बी दैट इफेक्टिव फॉर द अदर्स। तो एक वो धीरे धीरे वो पर्सनलाइज्ड केयर, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देना, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट स्लोली बट स्टेडीली, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। जैसे विमेंस हेल्थ एक इशू है जो अब उसको वो मिल रहा है कि कौन सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेन और विमेन के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। दैट इज़ वॉट यू नो, हम लोग भी वी आर ऑल्सो थिंकिंग अलॉन्ग दैट लाइन। ऑन्कोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया में वैसे देखा जाए तो अभी भी बहुत नीड है, यू नो, बहुत ज़्यादा डिमांड सप्लाई का बहुत ज़्यादा मिसमैच है। तो क्या बीइंग इन दिस इंडस्ट्री आप कुछ नए टेक्निक्स यहाँ पर लाना चाहते हैं थ्रू हेरिटेज, थ्रू गिविंग सपोर्ट टू दिस इंडस्ट्री? कोई नई टेक्निक्स जो यूपी में लाने के बारे में सोचा जा रहा है? नई टेक्निक में अभी हम लोगों का ऑन्कोलॉजी में काफ़ी काम चल रहा है, जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, अभी आई कांट कमेंट ऑन दैट येट, बट एक उस लाइन में है। और दूसरा हम लोग भी अब जैसे एआई आप हर जगह सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वी आर ऑल्सो वर्किंग वेरी क्लोजली विद पीपल टू इनकॉर्पोरेट एआई इनटू आवर हॉस्पिटल सिस्टम्स। कैसे हम मशीन्स को ज़्यादा, मतलब मशीन्स को इंटेलिजेंट बना के अपना फ़ायदा निकाल सकते हैं उससे। बीमारियां एक एरिया की कैसे, हाउ कैन बी कैप्चर दोज बिफोर दे हैपन, या एक किसी पेशेंट के लिए हम उनको पहले से कैसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके बता सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम्स you or your family members are likely to have these kind of problems, and so we should focus on these things. So both in terms of AI and in terms of other modalities, हम लोग का heritage में भी we are working closely and keeping a very close watch on where technology is going and where we can use it to, you know, the patient's benefit, and of course also administrative benefits, accessibility उससे better होना, affordability better करना हम कैसे कर सकते हैं। ओके, बीइंग अ डॉक्टर, और जब आप हेरिटेज को संभाल रहे हो तो एंटरप्रेन्योर, एग्जैक्टली नॉट एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आपने हमेशा से अपने फैमिली में ये सब कुछ देखा है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद अब आपके कंधों पे वही है। कैसे इसको बैलेंस करते हैं दोनों के बीच में? ये जो चुनौतियां आती हैं, ये जो पूरे माइलस्टोन्स आते हैं, इनको अचीव करने के लिए डॉक्टर और एंटरप्रेन्योर दो बहुत अलग रोल्स हैं, इनको साथ में कैसे लाते हैं? ये एक बहुत आई मीन गुड क्वेश्चन, बट ये कई बार ऐसा होता है जब आप डॉक्टर भी हो और आप उस साइड में भी रह चुके हो, यू सीन कि पेशेंट्स क्या फील कर रहे हैं, डॉक्टर्स की क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्लस यू नो यू आर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल कि आप बिजनेस में क्या, व्हाट कैन बी डन बेटर। तो ये माय फादर हैज़ ऑलवेज गिवन अस दिस एक सोल्यूशन इसका, कि आप जब भी अपने आप को ऐसे किसी कॉन्ट्रडिक्शन सिचुएशन में पाओ कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, तो हमेशा पेशेंट का ही सोचो पहले। थिंक अबाउट कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर माई पेशेंट। अगर आप वो सोच के करोगे तो वॉट एवर जो भी सोल्यूशन उससे निकलेगा वो ओवरऑल आपके बिजनेस के लिए भी बेटर होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हेल्थ केयर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। यू नो हम 1-2 साल, वो वैसे आप यू कांट थिंक 1-2 साल में, आपको 10 साल में, 20 साल में, यू नो वो वाले डेकेड्स में सोचना पड़ेगा आपको। तो अगर आप इफ़ यू कीप द पेशेंट एज योर सेंट्रल पॉइंट और उसके अराउंड सोच के अगर पॉलिसीज़ बनाओ और उसके अराउंड सोच के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करो, तो पेशेंट के लिए तो भला होगा ही। तो वो आपके डॉक्टर वाला साइड और वो वाला साइड तो फुलफिल हो ही जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एंटरप्रेन्योर का भी बेनिफिट ही होगा। इन्वेस्ट इन यूपी एक इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। क्या
जिस तरीके से दावा किया जाता है कि बाकी इंडस्ट्रीज में उससे अच्छा खासा निवेश आया है, हेल्थ केयर में वो इन्वेस्टमेंट्स आपको लगता है कि हुए हैं जिसने एक पिक्चर बदलने की एटलीस्ट शुरुआत की हो हेल्थ केयर की? हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं डेफिनेटली। हम यहाँ नोएडा की ही बात कर लें तो पिछले कुछ सालों में कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने भी सेटअप करा है और अच्छा काम भी कर रहे हैं और अभी भी डिमांड भी बहुत है। तो चेंज हुआ है नहीं हुआ है, मतलब आई थिंक दैट इज वील हैव टू सी ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, बट डेफिनेटली काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट की तरफ से। और मुझे लगता है कि जो अब एक मिडिल अप्रोच जो गवर्नमेंट ने लिया है, जो पीपीपी मॉडल्स हैं, जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का, वो आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत अच्छा मॉडल है जिसमें जो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ्स कुछ हैं जो यू कान टेक अवे फ्रॉम देम, और कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट पार्टीज की स्ट्रेंथ होती हैं। तो वो दोनों लोग अपनी स्ट्रेंथ मिला के अगर करें तो आई थिंक दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड वे टू मूव फॉरवर्ड। ऋचा, आप अगर मैं ये कहूँ कि आज की जो यूथ है जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती है, कहीं ना कहीं अगर रूबरू होगी आपसे तो ज़रूर आपकी तरफ देखती होगी, क्योंकि आप एक बहुत अहम ओहदे पर बैठी हुई हैं। क्या संदेश उन युवाओं को जो यहाँ पर अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो आप ही की तरह शायद कहीं हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो? आई थिंक जो चीज़ मैं खुद सीख रही हूँ मैं वही बोलूँगी, क्योंकि मुझे भी मतलब मैं कुछ आई हैव नाउ स्पेंट कुछ टाइम इस इंडस्ट्री में, तो मैं एक जो चीज़ सीख रही हूँ वो ये है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको कभी भी क्विक रिटर्न्स या क्विक टर्न अराउंड वो नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप ये मान के चलो कि इस इंडस्ट्री में घुस रहे हो, यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल। ये इंडस्ट्री अभी बहुत आगे जाएगी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट take it that it's a long term game and yeah, stay patient with ओके, लोगों के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप उन्हीं लोगों से मिलते हैं तो शिकायतें भी बहुत होती हैं, और जब आप किसी सिस्टम में होते हैं तो उस सिस्टम से भी, सोसाइटी से भी बहुत कंप्लेंट्स होती हैं कि यार यहाँ पे एक लूपहोल है, इसको थोड़ा सा भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को देने के लिए फिलहाल हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई सजेशन? और अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, अगर आप उस सिनारियो में होती, आप उस गवर्नमेंट का हिस्सा होती, लेट से अगर आप एक हेल्थ मिनिस्टर होती उत्तर प्रदेश की, तो सबसे बड़ा चेंज आप क्या करना चाहती हैं हेल्थ केयर के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। कोई सजेशन जो आप अपने तरफ से अपने इंडस्ट्री के चीज़ों को देखते हुए सरकार को देना चाहें? मैं आई थिंक मेरा वन सजेशन दैट आई वुड हैव कि जब ये पॉलिसीज बन रही होती हैं वेदर आपके हॉस्पिटल्स के लिए या मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो उसमें जो एंड यूज़र या जो वो पार्टी है, जो वो लेट्स सपोज अ डॉक्टर या जो कोई मेडिकल कॉलेज रन कर रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर उस पैनल में रखना चाहिए, ओनली बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे कि आपको उनकी सारी जो दिक्कतें वो एक्चुअली फेस करते हैं वो पता चलेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज आती हैं जो थोड़ी डिटैच्ड फील होती हैं, क्योंकि वो पॉलिसी तो बन गई, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग गवर्नमेंट के पॉलिसी रूम में और जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड हो रहा है उसमें कभी कभी थोड़ा सा एक गैप महसूस होता है। ओके, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स को, जो एंड यूज़र जो हम कहते हैं, जैसे हम जब अस्पताल में जब एक इक्विपमेंट लेने के लिए चलती हूँ तो मैं अपने आप से कभी भी फाइनल कॉल नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा वो डॉक्टर को बुलाती हूँ जो एंड में सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है, उसको बुलाती हूँ कि आप ये उठाओ, इसको उठाओ और देखो क्या आपको लगता है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर मेडिकल हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों के लिए अगर ये पॉलिसी में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट अगर हो एंड यूज़र का, तो दैट विल बी अ वेरी इफेक्टिव थिंग टू कम अप विद बेटर पॉलिसीज। जी, रचा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में जो भी बातचीत हमने आपसे की है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स किस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री का रूप बदल रहे हैं, और ख़ास तौर से आज
एक यूथ एंटरप्रेन्योर वाला जो माहौल बन गया है, जो लोगों की ज़रूरतों को भी समझ रहा है, उनकी नेसेसिटीज़ को भी समझ रहा है, प्लस एक बेहतर हॉस्पिटैलिटी देने की कोशिश कर रहा है हॉस्पिटल्स के साथ। ये दो वर्ड्स जो अलग अलग चलते थे, सिमिलर लगते थे, अब वो शायद अब और सिमिलर हो गए हैं। उस सब के बारे में आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स हमें देखेंगे, इस डिस्कशन को देखेंगे, थोड़ी एक बेहतर पिक्चर पोर्ट्रे होने की कोशिश कर रही है यहाँ पर हेल्थ केयर इंडस्ट्री को लेकर के। एक नए व्यूज के जरिए से समझ में आएगा हेल्थ केयर। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज थैंक यू बातचीत सो मच करने के फॉर लिए। हैविंग